9 बजे। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। वुमेन्स रिजर्वेशन, इसे लागू करने से पहले आगे की राह आज अखबारों में भरा पड़ा था, देख सकते हैं, यानी यहां पर भी है। इसके बाद फिर उसके बाद आया है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, जिसके द्वारा लोकल बॉडीज में महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया था। फिर इसके बाद पूरे विश्व में 10 देशों का जिक्र किया गया है, उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि इन 10 देशों में 10 कंट्रीज में महिलाओं का पार्टिसिपेशन कितना है पार्लियामेंट में। तो आज मतलब पूरा भरा ही पड़ा। भी ये कुछ दिन ऐसे ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। क्या रहेगा? कुछ दिन या बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। फिर इसके बाद आता है अ कंट्री विद 61% वुमेन, यानी बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, मस्त कंटेंट है ये। यानी रवांडा के बारे में है कि रवांडा में सबसे ज्यादा महिलाएं पार्लियामेंट में है, 61% वुमेन पार्लियामेंट में है। तो ये पार्लियामेंट में क्यों आई? जो यहां लिखा हुआ है, एक ट्रेजेडी, यानी त्रासदी क्या होती है? एक अवसर होती है, ट्रेजेडी एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो क्या ट्रेजेडी थी और उसको कैसे रवांडा ने अपॉर्चुनिटी के रूप में बदला, यह विषय आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और इसके साथ कई निबंध की एंट्री करने जा रहा हूं। ये गजब का IQIP है, वुमेन एम्पावरमेंट, यूपीएससी का फेवरेट है। इसके साथ साथ वुमेन्स रिजर्वेशन बिल फाइनली अ हाउस ऑफ इक्वलिटी, यानी कहा जा रहा है कि भाई ये बिल आ गया है, अब हमारा जो हाउस है, जो हमारे सदन है, वो क्या हो जाएंगे? समानता वाले हो जाएंगे। तो कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, वुमेन, तो मैंने कहा है एनसीईआरटी भी शामिल हुआ है। और कल ही मैंने कहा जब एनसीईआरटी को इसमें शामिल किया गया यानी IQIP में, तो मैंने क्या कहा था कि मेरे प्यारे बच्चों, कभी कोई चैप्टर कभी कोई चैप्टर, और आपको पता ही नहीं चलेगा एक साल में। इनफैक्ट मैं 24 वालों के लिए बता रहा हूँ, जो 2024 में अटेम्प्ट करेंगे, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। 25 वालों की तो बात ही छोड़िए, 26 वालों की, उनके लिए तो बल्ले बल्ले ही है। आप एनसीईआरटी पढ़ते थे, फिर भूल जाते थे, उसका यूज़ नहीं कर पाते थे। अब मैंने यहाँ एनसीईआरटी को भी IQIP में शामिल कर लिया है। अब वुमेन एम्पावरमेंट पर कल भी आपने पढ़ा था, आज भी पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी पूरी तरह तैयार हो जाएगी कि नहीं तैयार हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? तो इंडियन सोसाइटी क्लास 12 की हिंदी और इंग्लिश दोनों में एनसीईआरटी है। आप पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसका चैप्टर नंबर 5, जिसका पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, यानी सामाजिक असमानता और बहिष्कार, यह चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में आप जब जाएंगे तो वुमेन की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के पीछे जो रीजन है और उन रीजन को कैसे दूर किया जाए, इन सब विषयों पर चर्चा है। तो आप देख सकते हैं, यानी हम वुमेन रिजर्वेशन बिल के साथ एनसीईआरटी का ये चैप्टर, जिसमें महिलाओं वाला पार्ट है, बवाल रूप से कंप्लीट करेंगे। कल परसों किसी और विषय पे आएगा, उसको करेंगे। धीरे धीरे सोसाइटी की एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोगों ने इसको बड़ा पसंद भी किया है मेरे प्यारे बच्चों, मजेदार चीज है। तो एनसीईआरटी आप लोग करते चलेंगे और मैं चैप्टर भी बता रहा हूं, ठीक है ना। इसके साथ साथ इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क यानी पॉलिटी की क्लास 11th की एनसीईआरटी है। तो पॉलिटी की क्लास 11th एनसीईआरटी में आप क्या पढ़ेंगे? आज आप पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट, यानी इसमें महिलाओं की भागीदारी। तो आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर ये पढ़ेंगे। अब आप देखिए, आपका एक चैप्टर आज हो गया, एक चैप्टर कल हुआ था, यानी कौन सा? जुडिशरी। धीरे धीरे आप, और आज एक तीसरा चैप्टर भी पढ़ेंगे। जब आप वाटर डिस्प्यूट पढ़ेंगे तो फेडरलिज्म भी पढ़ लेंगे। आप देख सकते हैं, यानी कुल 10 चैप्टर हैं, जिसमें 3 चैप्टर तो आज ही हो जाएगा आपका। तो ये आपके लिए एक मजेदार चीज है। और बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं? पसंद आया कि नहीं वाला? देख रहे हो ना, एनसीईआरटी भी आ गई है और आप पढ़ते जाइए। एक दिन मूड आएगा, जो जो चैप्टर बार बार आएंगे, किसी संडे को खड़े होकर के सुबह से शाम सारे चैप्टर क्लासिकल ढंग से एनसीईआरटी भी एनालिसिस कर दूंगा। और बस उसका नाम रहेगा एनसीईआरटी द हिंदू एनालिसिस, यानी एनसीईआरटी को भी इसी पर्पस से, जिससे आप IQIP कर पाए मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे बड़ी चीज यही है। तो GS1 सोसाइटी, यानी जो भी आप पढ़ने जा रहे हैं, उसका यूज सबसे पहले हमारे लिए क्या है मेंस में? रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, सीधा सीधा इस यूनिट के साथ कनेक्ट हो रहा है। और बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वुमेन रिजर्वेशन पर एक्चुअल में डायरेक्ट कोई क्वेश्चन सोसाइटी में नहीं आया है, लेकिन सोसाइटी में एक प्रश्न आता है, याद रखिएगा, पितृतंत्र यानी पैट्रियार्की। क्या क्वेश्चन आता है? पैट्रियार्की या पितृतंत्र ने
महिलाओं की स्थिति को कैसे प्रभावित किया है, याद रखिएगा, पैट्रियार्की। तो पैट्रियार्की एक मेंटालिटी है, एक माइंडसेट है, और जो मानती है कि इस व्यवस्था में, सिस्टम में महिलाएं सेकेंडरी हैं, पुरुष नेतृत्व की भूमिका में। तो इसी कारण से महिलाएं इस पूरी व्यवस्था में, इस पूरे सिस्टम में हमेशा सेकेंडरी ही रहती हैं, चाहे वो उनका परिवार हो, चाहे वो संसद यानी हमारी पार्लियामेंट हो। तो अब इस पैट्रियार्की को यह जो बिल है वो ब्रेक कर रहा है, याद रखिएगा। यानी यह जो बिल लाया गया है, अगर इसे अच्छे उद्देश्यों के साथ लागू कर दिया जाता है तो आप लिखेंगे कि इसके लागू होने से पितृतंत्र कमजोर पड़ेगा। याद रखिएगा, किससे? पैट्रियार्की कमजोर पड़ेगी। पैट्रियार्की यानी पुरुषवादी मानसिकता, किस व्यवस्था में पुरुष ही श्रेष्ठ है, महिलाएं द्वितीय की स्थिति में हैं, यानी सारे लीडरशिप के काम पुरुषों के हाथ में। लेकिन अगर महिलाएं लीडर बनी तो पितृतंत्र कमजोर पड़ेगा। यह एक पॉइंट आप दिमाग में रख लीजिएगा, जहां भी मौका आएगा उसको आप यूज करते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो राजनीति में भागीदारी से पितृतंत्र स्वाभाविक है कमजोर पड़ेगा, क्योंकि ये सीधा डिसीजन मेकिंग की पोस्ट है। तो एक टॉपिक ये हो गया, GS2 पॉलिटी ऑब्वियस है, और इसके साथ साथ सोशल जस्टिस आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। पॉलिटी में यानी यूनिट 1 अगर आप देखेंगे तो ये बिल आया है, तो महत्वपूर्ण संशोधन या बिल जो कानून बनते हैं यूनिट 1 में आपके सिलेबस का पार्ट है। प्लस सोशल जस्टिस में देख सकते हैं जनसंख्या के संवेदनशील वर्गों के लिए जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, जो भी योजनाएं लाई जाती हैं, ये आपका सिलेबस आप यहां से देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सोशल जस्टिस के साथ भी कनेक्टेड है। GS3 समावेशी विकास से भी कनेक्टेड है। कल मैंने किस एंगल से पढ़ाया था, आज किस एंगल से आप पढ़ रहे हैं? इंक्लूसिव ग्रोथ से भी कनेक्टेड। आप कहेंगे सर कैसे? हम कहेंगे भाई ऐसे, यूपीएससी ने 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था? भारत में समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के पीछे चुनौतियां क्या है? इंट्रा एंड इंटर जनरेशनल इक्विटी। इंट्रा एंड इंटर जनरेशनल इक्विटी यानी आंतर पीढ़ी, यानी पीढ़ी के अंदर, और अंतर पीढ़ी यानी दो पीढ़ियों के बीच में समता नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पॉलिटिकल स्टेप लिया गया है पार्लियामेंट में महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन देने की, यह हमारे देश में ना केवल इंटर अपितु इंट्रा समावेशी लेकर के आ गया। यानी ये समावेशी विकास का एक टूल साबित होगा। क्यों, कैसे होगा, जरा सोचिए। मेरे कहने से नहीं, महिलाएं पार्लियामेंट में आएंगी, ऑब्वियस है वुमेन सेंट्रिक प्लान आएंगे। आप कहेंगे सर क्यों, अभी भी तो आते हैं। हम कहेंगे यस अभी भी आते हैं, लेकिन तब ज्यादा आएंगे। क्यों आएंगे आपके मन में आएगा? अरे भाई इसलिए कि जो वुमेन पार्लियामेंट में आ रही हैं, आखिर उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगली बार वोट मांगने तो जाना ही जाना है। तो फिर वो वोट किस बिहाफ पे मांगेंगी? मीडिया उनसे पूछेगा कि आपने महिलाओं के बारे में क्या प्रश्न उठाए, क्या मुद्दे उठाए। तो इसका मतलब है ये महिलाएं वुमेन डेडिकेटेड मुद्दों को उठाएंगी, तो स्वाभाविक है पार्लियामेंट महिलाओं से संबंधित ज्यादा सेंसिटिव होगी, संवेदनशील होगी, और ज्यादा बेहतर पॉलिसी और लॉ इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, और उनके इंप्लीमेंटेशन पर भी विशेष फोकस किया जाएगा। जो हमारा शून्यकाल, प्रश्नकाल, क्वेश्चन आर होता है, उसमें महिलाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उनकी समानता को लेकर के, उनकी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को लेकर के ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो स्वाभाविक है फिर पॉलिसीज आएगी, और उस पॉलिसी के द्वारा इंट्रा और इंटर दोनों प्रकार की पीढ़ियां, यानी जो अभी की पीढ़ियां वो भी मजबूत होंगी, और जो अब बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी धीरे धीरे मजबूत होंगे। ध्यान रखिएगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसको यहां भी आप यूज कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन लगा हुआ है, मैंने यहां लगा दिया, 2020 में आया था। ठीक है, GS4 इथिक्स भी लगा हुआ। अब आप कहेंगे सर ये फिर इथिक्स यहां कैसे लग गया? तो भैया यहां इथिक्स लगा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में। अब नीति शास्त्र एवं मानवीय संबंध, अब यहां पर प्रश्न आपसे पूछा गया।